तो यार जब भी हम कभी सुपर सोल्जर के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर का ही ख्याल आता है और हमें लगता है कि यही दोनों सुपर सोल्जर एमसीयू के बेस्ट सुपर सोल्जर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एमसीयू के अंदर इन दोनों के अलावा भी ऐसे कई सारे सुपर सोल्जर्स हैं जो कि कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर जितने ही पावरफुल हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 बेस्ट सुपर सोल्जर्स को उनकी पावर के अकॉर्डिंग रैंक करने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट में कैप्टन अमेरिका नंबर 1 पर नहीं है। तो यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 इसाया ब्रैडली। तो इसाया ब्रैडली स्टीव रॉजर्स के बाद बनाए गए दूसरे सुपर सोल्जर थे जिनको स्टीव रॉजर्स के बर्फ में जमने के बाद बनाया गया था। सन 1945 में कैप्टन अमेरिका के बर्फ में जमने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक दूसरा कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए एक और सुपर सोल्जर सीरम को बनाया था और उसे कई सारे सोल्जर्स पर यूज भी किया था, लेकिन उनमें से किसी भी सोल्जर्स के ऊपर इस सुपर सोल्जर सीरम ने अपना असर नहीं किया सिवाय इसाया ब्रैडली के। इसाया ब्रैडली की बॉडी पर ये सुपर सोल्जर सीरम वर्क कर गया, जिसके बाद वो ब्लैक कैप्टन अमेरिका बन गए। ब्लैक कैप्टन अमेरिका बनने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसाया ब्रैडली को कई सारे मिशन पर भेजा, जिसमें से एक मिशन में इसाया ब्रैडली ने विंटर सोल्जर के साथ फाइट भी की थी और इसी फाइट में इसाया ब्रैडली ने विंटर सोल्जर के एक हाथ को काफी बुरी तरह डैमेज कर दिया था। इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट ने इसाया ब्रैडली को सिर्फ उनके ब्लैक कलर होने की वजह से इग्नोर कर दिया और उनकी बॉडी के ऊपर जबरदस्ती तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। नंबर 9 फ्लैग स्मैशर्स। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमें पहली बार फ्लैग स्मैशर नाम का एक ग्रुप दिखाया गया, जिसके अंदर 6 से 7 सुपर सोल्जर प्रेजेंट थे और इन सभी सुपर सोल्जर को डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल के बनाए गए सुपर सोल्जर सीरम से पावर मिली थी और ये सभी सुपर सोल्जर्स इसाया ब्रैडली जितने ही पावरफुल थे, मगर अनएक्सपीरियंट होने की वजह से इनमें से कोई भी अपनी पावर्स को शो नहीं कर सका सिवाय उनकी लीडर कार्ली के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नंबर 8 रेड गार्डियन। तो रेड गार्डियन को अगर सिंपली समझें तो रेड गार्डियन सोवियत यूनियन कंट्री का कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि जब अमेरिका कंट्री को स्टीव रॉजर्स के रूप में उनका कैप्टन अमेरिका मिला तब उसे देखते हुए सोवियत यूनियन कंट्री ने भी एक रशियन सुपर सोल्जर सीरम से अपने लिए एक सुपर सोल्जर बनाया और उसको नाम दिया रेड गार्डियन। रेड गार्डियन भी कैप्टन अमेरिका की तरह एक पावरफुल सुपर सोल्जर है जो कि अपनी पावर्स का यूज लोगों की मदद करने और क्राइम को रोकने में करता है। नंबर 7 कार्ली मॉर्गेंथो। कार्ली मॉर्गेंथो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखाए गए फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप की लीडर है और ये अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंट और पावरफुल है और इसी ने ही पावर ब्रोकर से सुपर सोल्जर सीरम को चुराया था और उसे खुद पर और अपने साथियों पर यूज किया था, जिसके वजह से वो और उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स सुपर सोल्जर बन गए थे। बाकी के फ्लैग स्मैशर्स तो हमें नॉर्मली दिखे, लेकिन कार्ली के पास फाइटिंग स्किल और एक्सपीरियंस होने की वजह से वो बाकी के फ्लैग स्मैशर्स के मुकाबले काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। कार्ली ने अपने एक ही पंच से नेमोर को मार दिया था, जबकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। इसके अलावा कार्ली ने अपनी फाइटिंग स्किल्स से फैल्कन और जॉन वॉकर दोनों को एक साथ काफी अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 6 रेड स्कल। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रेड स्कल एमसीयू का सबसे पहला कैरेक्टर था जिसने सुपर सोल्जर सीरम को अपने ऊपर यूज किया था, बट जो सीरम रेड स्कल ने अपनी बॉडी पर यूज किया था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस वजह से रेड स्कल सुपर सोल्जर तो बन गया लेकिन उसका फेस पूरी तरह से खराब हो गया और उसकी पूरी बॉडी रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिस वजह से उसे नाम मिला रेड स्कल। रेड स्कल हाइड्रा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था जो कि काफी ज्यादा जीनियस, पावरफुल और मास्टर कॉम्बैक्ट था। नंबर 5 जॉन वॉकर। तो जॉन वॉकर यूएस आर्मी का कैप्टन था जिसे की गवर्नमेंट ने नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनने के लिए चूज किया था। जॉन वॉकर सुपर सोल्जर बने बिना भी हैंड टू हैंड फाइट करने और वेपन्स को चलाने में एक्सपर्ट था, मगर अपने पार्टनर लेमोर की डेथ और सुपर सोल्जर से बार बार हारने के बाद जॉन ने अपनी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट कर लिया, जिस वजह से जॉन वॉकर के पास सुपर सोल्जर जैसी सुपर ह्यूमन पावर्स एंड एबिलिटीज आ गईं। सीरम लेने के बाद जॉन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि उसने अपने शील्ड से एक बंदे की जान ले ली थी। सुपर सोल्जर बनने के बाद जॉन वॉकर ने फैल्कन और विंटर सोल्जर के साथ साथ बाकी के सभी सुपर सोल्जर्स को काफी अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 4 बकी। तो बकी वार्न्स एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर्स में से एक है जिसकी एज लगभग 106 साल के करीब है। बकी पहले एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन हाइड्रा ने एक दिन बकी की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट
अरेस्ट कर दिया और उसे सुपर सोल्जर बना दिया, क्योंकि उस टाइम स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन चुका था और हाइड्रा को अपना एक सुपर सोल्जर बनाना था। हाइड्रा के सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद हाइड्रा ने बकी को ट्रेन किया और उसे एक परफेक्ट सुपर सोल्जर बनाया। हाइड्रा बकी का माइंड वॉश करके उससे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए यूज करते थे, जैसे कि हॉवर्ड स्टार्क को मारने के लिए या निक फ्यूरी या फिर खुद कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए। विंटर सोल्जर ने ये साबित किया है कि वो एक परफेक्ट और पावरफुल सुपर सोल्जर है और अब तो उसके पास एक वाइब्रेनियम हाथ भी है, जिसे वो अटैक करने और अटैक से बचने में यूज करता है। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका एक स्टीव रॉजर्स एमसीयू के सबसे पहले ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी बॉडी पर इस सुपर सोल्जर सीरम ने अपना असर सही से किया था। स्टीव रॉजर्स ने कई बार साबित किया है कि क्यों वो एक परफेक्ट कैंडिडेट थे इस सुपर सोल्जर्स प्रोग्राम के लिए। सीरम से इंजेक्ट होने के बाद कैप्टन अमेरिका पहले ऐसे पर्सन थे जो कि अपनी अच्छाई और आइडल के रास्ते पर चले। स्टीव रॉजर्स एक अच्छे इंसान थे, ना कि एक परफेक्ट सुपर सोल्जर, और इसीलिए स्टीव बाकी के सुपर सोल्जर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल थे। इसके अलावा स्टीव ही पहले ऐसे सुपर सोल्जर थे जो कि म्यूलर को उठाने के लिए वर्दी थे, और एंड गेम में तो वो अकेले ही थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कैप्टन ने कई बार अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को बराबर की टक्कर दी है, जैसे कि आयरन मैन, अल्ट्रॉन, थैनोस या फिर पूरी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन। स्टीव ने कई बार साबित किया है कि क्यों वो बाकी के सुपर सोल्जर से अलग थे। नंबर 2, एबॉमिनेशन। अब जो एबॉमिनेशन है उसको पहले हल्क से लड़ने के लिए सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, लेकिन हल्क से काफी बुरी तरह पिटने के बाद ब्लॉस्की को ये पता चला कि सिर्फ सुपर सोल्जर सीरम के बेस पर वो हल्क को हरा नहीं सकता। इसीलिए वो सही मौका देखकर हल्क के डीएनए को अपनी बॉडी में डाल लेता है और हल्क का डीएनए और सुपर सोल्जर सीरम मिलने से ब्लॉस्की एबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एबॉमिनेशन हल्क के लेवल का बीइंग है जो कि हाइट और पावर में काफी हद तक हल्क से मैच करता है। एबॉमिनेशन ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क को फिजिकली ओवरपावर किया था और कार्स और बिल्डिंग्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा था, वो भी सिर्फ अपने पंचेस से। एबॉमिनेशन हल्क जितना ही पावरफुल और डेंजरस है, और ये भी हल्क की तरह गुस्से में पावरफुल हो जाता है। नंबर 1, हल्क। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि अपना ब्रूस बैनर एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम से ही हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जनरल रॉस ने सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने के लिए ब्रूस बैनर को बुलाया था, बट ब्रूस बैनर को ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट कर रही है। उसे लगा कि वो किसी टाइप के रिएक्शन को खत्म करने के लिए सीरम बना रहा है, और सीरम बनते ही ब्रूस बैनर ने सबसे पहले उसे खुद पर यूज किया, बिना ये जाने कि वो एक्चुअली एक सुपर सोल्जर सीरम था। इसके अलावा ब्रूस बैनर ने इस सीरम में गामा रेडिएशन का यूज किया था, जिस वजह से वो सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म होने की बजाय हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ और पावर्स आ गई। हल्क एमसीयू का मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सोल्जर है, जिसने कि अपने एक ही पंच से चित्तौरी आर्मी के जायंट मॉन्स्टर को हरा दिया था। हल्क की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि हल्क ने एंड गेम मूवी के अंदर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके स्नैप किया था, जो कि कोई दूसरा सुपर सोल्जर कभी भी नहीं कर सकता। तो यार यही थे एमसीयू के अंदर दिखाए गए टॉप 10 बेस्ट सुपर सोल्जर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।